मेरा बॉस मुझे ये कहता रहता था, मैं लैपटॉप पे जब काम कर रहा था ऑफिस में, वो कह रहे थे तुम काम तो इधर कर रहे हो लेकिन तुम्हारा माइंड जो है ना पहाड़ों में है इस टाइम। जो माउंटेनियर्स होते हैं उनके ज़हन में होता है कि कोई कुछ भी हो सकता है, लाइक हम शायद जाएँ और वापस ना आएँ। 2014 में मैंने स्नो लिफ्ट ट्रैक किया और अभी मैं दोबारा 11 साल बाद दोबारा गया हूँ, तो उस ग्लेशियर की जो सूरत हाल है वो इतना तेज़ी से पिघल चुका है कि अब आने वाले सालों में लगता है कि हमें इतने बड़े फ्लड्स आएंगे, क्योंकि ट्री तो कट रहे हैं, दरख्त कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं। तो जिस तरह से बड़ी बड़ी लेक्स फॉर्म होंगी, जिस तरह अलाहाबाद लेक का इंसिडेंट हुआ था, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए। मतलब मैं नो मैन लैंड जिसको कहते हैं, जिस एरिया में ना आप इस कंट्री में पार्ट है ना इस कंट्री के, तो उधर फंस गया। इंटरनेशनल सिटीजन है। तो फिर मैंने ना 22 घंटे उस एरिया में गुजारे। मेरे पास अपना बैकपैक था, उसके अंदर टेंट था, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान था। मैंने अपना वहाँ टेंट लगाया, 22 घंटे मैंने टेंट के अंदर गुजारे और मैंने देखा रशियंस आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक रहा। किर्गिस्तान के लोगों को कोई नहीं रोक रहा, ताजिकिस्तान को नहीं रोक रहा, सिर्फ वो इंटरनेशनल बाकी कंट्रीज के फॉर्मर्स को रोक रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वंडर विजन। ये हमारी थर्ड एपिसोड है और हमारे साथ बहुत एक ज़बरदस्त मेहमान आज भी अवेलेबल हैं जिनका नाम है मोहम्मद ताहिर। ये एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है, इनसे मिल के ना दिल खुश हो जाता है। जो ट्रैवल का शौकीन है ना, वो उनके लिए तो मतलब ये साथ बैठ के हम घंटों बातें कर सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिट टू दैट, बिकॉज इनके पास इतनी ज़बरदस्त कहानी है, इतनी ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं अपने एडवेंचर्स की, अपने ट्रैवल की, के बंदा बस सुनते ही जाए। ये रहीम यार खान से ताल्लुक़ रखते हैं। गैस करते जाए आप ज़रा कौन है, उसको हो सकते हैं, ठीक है जी। और बहुत मल्टी टैलेंटेड है, एक टूर ऑपरेटर भी हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स, माउंटेनियर, ट्रैवलर, और अभी तक डिस्कवर भी मैंने नहीं किया कि और क्या क्या है। तो लेट्स गो टू गेस्ट और उनसे पूछते हैं कि वो और क्या क्या है। तो हमारे गेस्ट का नाम आपने गेस कर लिया होगा, लेकिन मैं 3 तक गिनता हूँ, 1 2 3। Who is it? मोहम्मद ताहिर। सो आज हमारे साथ हैं मोहम्मद ताहिर साहब। इनसे पूछते हैं कि ये कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ है और कहाँ से शुरू किया और अब कहाँ पर है। मोहम्मद ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग दिस पॉडकास्ट, और बड़ा अच्छा लग रहा है इधर आकर और स्पेशली आपसे मिलकर आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और मेरा ताल्लुक़ रहीमिया ख़ान, जनूबी पंजाब का बिल्कुल आखिरी ज़िला, वहाँ से मैंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन थी, मैट्रिक और एफएससी वहाँ से किया। और आफ्टर दैट मुझे था कि फादर ने और घर वालों ने कहा कि इंजीनियर बनना है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मुझे जो है ना, मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थी, मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद। तो मेरा 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हुआ और फाइनली मैंने चूज़ किया टेक्सला यूनिवर्सिटी को। और हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सला से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और उसकी मेन वजह यही थी कि मैं चाह रहा था कि पहाड़ों के करीब जो है ना मैं जा सकूं और वहाँ मुझे मौका मिले थोड़ा ट्रैवलिंग करने का और थोड़ा घूमने फिरने का। उस टाइम तक मुझे इतना ज़्यादा पहाड़ों का ज़्यादा क्रेज़ नहीं था हाइकिंग का, बट आफ्टर रीचिंग देयर मैं वहाँ जाके जो है ना बिल्कुल एजुकेशन में स्टक हो गया 4 साल और वहाँ से निकल ही नहीं सका। और फिर ऐसा होता था कई दफ़ा कि मैं साल में ना प्लान कर रहा होता था और अपने दोस्तों को मोटिवेट करता था कि चलें सवात चलते हैं या नारायण कगान चलते हैं, लेकिन सब लोग अपने अपनी लाइफ में बिजी थे और कहते थे इतने पैसे लगेंगे, ये होगा वो होगा। ये आप तो एजुकेशन के जी दौरान जी की बात कर रहे हैं, जी उसमें जी तो बंदा बिजी होता ही नहीं है मेरे बिजी तो नहीं होता, बट ऑफ कोर्स घर वालों की तरफ से एक प्रेशर होता है कि आप एजुकेशन के लिए गए हैं तो आपका मेन गोल जो है ना अच्छा जीपीए लेना है और आपने पास आउट करना है और किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना। तो वो एक चैलेंज था सबके लिए, मेरे लिए भी था और मेरे बाकी जितने भी कोलीग्स से स्टूडेंट्स उन सब के लिए। लेकिन फिर फाइनली एक मौका मिला और हम फाइनली गए मरी मरी को एक्सप्लोर करने गए और वो भी हमारी यूनिवर्सिटी का ट्रिप था। तो वो एक ऐसा ट्रिप था कि वो दूसरे साल में हमने मरी जाके एक्सप्लोर किया और फिर मुझे थोड़ा सा पहाड़ों का शौक जो है ना बढ़ता गया और फिर मैंने दोस्तों के साथ प्लानिंग की कि अब नेक्स्ट जो है ना हम सवा जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली हम नथिया गली, एबटाबाद, ठंडियानी, इससे आगे कहीं भी नहीं जा सके और नारायण का ख्वाब जो है ना वो ख्वाब ही रह गया और फाइनली फिर हम पास आउट हुए। जैसे ही मैं पास आउट हुआ हूँ तो मेरी एक जॉब होगी सवाबी में और वहाँ पे एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर मेरी जॉब हुई है। वो जॉब स्टार्ट किया तो मैंने पहला गोल सेट ये किया था
कि अब मैंने जो अपना ट्रैवलिंग का शौक है ना उसको पूरा करना है, क्योंकि अब अच्छा, मेरे ये पास बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप जैसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर कदम रखा आपने तो आपको लगा कि आपको ट्रैवल करना चाहिए, तो क्या ये तजाद में नहीं है कि मतलब आप तो बाउंड हो जाते हैं ट्रैवल वो जॉब के अंदर कि 9 to 5 अगर टाइम है आपका, वैसे तो कहते हैं 9 to none, आप जाते तो अपनी मर्जी से हैं, आते अपनी मर्जी से नहीं है। बिल्कुल तो जॉब सिनेरियो और जो आपका एडवेंचर का शौक है, ये दोनों ज़रा तजाद लग रहा है मुझे इससे। बिल्कुल आपकी बात किसी हद तक ट्रू है, बिकॉज मैं जिस जगह जॉब करने जा रहा था और जहाँ पे मेरी फर्स्ट जॉब हुई वो टेक्निकली स्पीकिंग इतनी टफ थी कि हम उस एनवायरनमेंट में रह रहे थे कि वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट था जहाँ पे गैस डिस्ट्रीब्यूशन की वो हो रही थी, पावर प्लांट की पूरी नए प्लांट्स लग रहे थे। तो वहाँ पे हमारी जॉब की नेचर ये थी कि हॉस्टल भी उसी के अंदर था, प्लांट के अंदर। तो हम 9 to 5 तो जॉब कर रहे थे और आफ्टर 5 कभी वो रात को 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे हमें बुला लेते थे। तो वो इतना टफ हो गया कि विद इन 1 मंथ हमारे जो 7 ट्रेनी इंजीनियर्स थे उनमें से 4 ट्रेनी इंजीनियर्स ने ना छोड़ के चले गए। हैंड्स अप कर दिया। हाँ, वो कहते हैं कि वी कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ जॉब, कहते हैं हम इंजीनियर हैं, मतलब इस टाइप की जो है ना लेबर काइंड ऑफ जॉब लेकर आए होंगे कि हम तो बैठ के साइन करेंगे एसी लगा हुआ होगा। तो वो उन्होंने पहले दिन से हमें ना इस तरह की लेबर काइंड ऑफ जॉब पे डाल दिया ताकि हम सीखें उससे, हमें पता चले प्लांट के अंदर किस तरह ऑपरेशन होता है, किस तरह चीज़ें चलती हैं, उन सब चीज़ों का। लेकिन अल्टीमेटली मैंने खुद भी देखा वो इतनी चैलेंजिंग थी, इतने टेम्परेचर के अंदर हम जॉब कर रहे होते थे। तो फिर मैंने ना थोड़ी ब्रेक लेना चाही और आफ्टर 9 मंथ्स जो है ना मैंने अपने बॉस को कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए और मैं किसी ट्रिप पे जाना चाह रहा हूँ, तो मुझे मतलब 1 वीक की छुट्टी चाहिए। शुरू में तो इस तरह बात की, तो बॉस ने स्ट्रेट अवे जो है ना रिफ्यूज़ कर दिया। तो फिर मुझे बड़ा हुआ कि मतलब मैं 9 मंथ्स के बाद कोई छुट्टी मांग रहा हूँ और मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। वो कह रहे हैं कि आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, साल बाद आप आज़ाद हैं, आप जाना चाहें कहीं भी जा सकते हैं। तो मैंने फिर ना सीनियर बॉस के पास गया, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर फाइनल मेरे पास था कि मैं जनरल मैनेजर के पास जाऊँ और उनसे पूछूँ। तो उतनी देर में ना मैंने अपनी वर्किंग कर ली कि मैंने कौन से टूर पे जाना है। तो मेरे एक दोस्त थे इस्लामाबाद में उस टाइम, हसन। तो हसन के साथ मैंने डिस्कस किया, उन्होंने मुझे 2-3 ऑप्शन दी। उन्होंने कहा ये नेचर एक्सप्लोरर के 1-2 ट्रिप्स जा रहे हैं, आप इनको देख लें। अब उस टाइम नेचर एक्सप्लोरर पाकिस्तान की टॉप कंपनी थी, टूर कंपनी, जो कि टूर्स प्लान करके देती थी। और उनका एक हाइकिंग ट्रिप जा रहा था जो कि 12 दिन का नागर पर्वत बेस कैंप और रुपल साइड से था, थ्रिशिंग साइड से। तो मुझे वो इतना टॉकिंग अबाउट नेचर बिल्कुल वकास बेस्ट टूर ऑपरेटर्स, बिल्कुल हमने भी उनके साथ काम किया है। हम कॉन्फ्रेंसेस करते थे और उसके बाद हम ट्रिप्स लेकर जाते थे, तो उन्हें ही एंगेज करते थे हम। और वन ब्रिलियंट पर्सन वकास, बिल्कुल अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। उनकी 2014 में डेथ हो गई थी K2 बेस कैंप ट्रैक में, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी और मोटिवेशन। शायद उन्हीं की वजह से मैं इस फील्ड में आया, माउंटेनियरिंग में, और उनका पैशन देख के और उनकी चीज़ें देख के। तो फाइनली मैंने फिर हसन से पूछा, हसन ने मुझे उनका बताया और मैं डायरेक्टली ना वहाँ से बस पकड़ी सवाबी से और मैं सीधा इस्लामाबाद आया। F11 में उनका ऑफिस था और उधर जाके मीटिंग की और उनसे पूछा। उन्होंने मुझे ना कोई 25 नंबर्स की चेकलिस्ट पकड़ा दी कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड है फॉर दिस ट्रैक। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी सामान नहीं है, तो आपने प्रोवाइड करना है, आप मुझे रेंट पे दे या जिस तरह भी करके। तो उन्होंने फाइनली उन्होंने कहा कुछ चीज़ें तो इतवार बाज़ार से इधर से हम अरेंज करके दे देंगे। तो फाइनली उन्होंने कुछ कर दिया। मैंने उन्हें बता दिया कि बस आई डोंट नो, बस मैंने उनको एडवांस पेमेंट दी है कुछ, और मैं वहाँ से वापस ऑफिस आ गया। अब मुझे नहीं पता था कि मुझे अब छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। और मैं जैसे गया मैंने इमीडिएट बॉस से तो छुट्टी का काम मैंने नहीं दी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं सीधा जनरल मैनेजर के पास चला गया और मैंने उन्हें कहा कि इस तरह से मैंने ट्रिप पे आपने अपना यानी कि पहले प्लानिंग पूरी कर ली और उसके बाद फिर आपने कहानी डाली। बिल्कुल मैंने कहा मैंने तो बस जाना है ट्रिप पे, मतलब ये ट्रिप मिस नहीं करना, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आई डोंट नो उसके बाद मुझे कब मिलेगी। और इस तरह का ट्रिप जिसमें हाइकिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग और सारे एक्सपीरियंसेस होंगे। तो मैं जैसे ही GM के पास गया हूँ तो उन्होंने भी ना रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा अभी तो आप नहीं जा सकते, अभी तो पूरा प्लांट की जो है ना वो चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है और ये कंप्लीट होगा 3 महीने बाद। तो फिर मैंने डिसीजन लिया, ओके मेरे पास आइदर वे मैं इस ट्रिप पे जाता हूँ और दूसरा रास्ता तो कोई है नहीं। तो मैंने उसी टाइम रेजिग्नेशन लेटर लिखा उधर और मैं अल्लाह हाफिज़ करके आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट रहता है। उसके बाद भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि मेरा यहाँ पे फ्यूचर अच्छा है या उस तरह से। तो मैंने वो डिसीजन ले लिया। All the engineers have take notes. काफ़ी इंजीनियर्स के लिए डिफ़िकल्ट डिसीजन हो गया, बट मैंने वो डिसीजन ले लिया और मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था जो मैंने वो लिया उस वक्त। और मैं निकल गया उस ट्रिप पे।
अब उस ट्रिप पे हम टोटल 17 लोग थे, जिसमें से 16 मेल और एक फीमेल थी जो कि हमारी टूर ऑर्गेनाइजर थी। तो हम लोग जब ट्रिप आगाज़ किया तो मैं किसी को भी नहीं जानता था उस ट्रिप में से, तो सब लोग मेरे लिए स्ट्रेंजर्स थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा ट्रिप शुरू हुआ, पहला सफ़र ही इतना लंबा था कि 36 घंटे का सफ़र, हम अस्तूर पहुंचे। ये आप पहला पहला जी ट्रिप कर रहे हैं। जी, पहला ट्रैकिंग एक्सपीरियंस और पहला आउट ऑफ इस्लामाबाद मेरा क्या ट्रिप था। आपको इस चीज़ के लिए रेडीनेस थी या आपके ज़हन में था कि ये किस तरह का होगा, क्या चैलेंजेस होंगे, आप रेडी थे इस चीज़ के लिए? इसके लिए मतलब मैंने मेंटली तौर पे तैयारी की हुई थी, और एक साल पहले थोड़ा बहुत मैंने हाइकिंग इस्लामाबाद की मार्गला ट्रेल्स वगैरह में की हुई थी। तो मुझे थोड़ा बहुत जो हाइकिंग का शौक था ना, वो मार्गला से पैदा हुआ हुआ था। लेकिन जब मैंने देखा ऑफिस की रूटीन और ऑफिस के काम और 8-9 महीने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा नेचर में जाके ना, माउंटेन में जाके रिलैक्स करना चाहिए। और तो तो इसका हाँ, मतलब ये हुआ कि ये जो मागला के ट्रैक्स हैं हमारे पास, ट्रैक बिल्कुल 3, ट्रैक 4, ट्रैक 5, बिल- तो ये हमारा ग्राउंड जीरो है कि अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो दिस इज द वे टू गो। बिल्कुल आप बिल्कुल यहाँ पे मतलब ज़रा प्रैक्टिस करें, अपना ब्रेथ सही करें, अपना स्टेमिना सही करें, एंड देन यू या विल बी रेडी। एग्जैक्टली जो बेस है ना, वो आपकी इस्लामाबाद और मार्गला माउंटेन्स है, क्योंकि मार्गला माउंटेन इज सो बिग के वहाँ पे आप, मैं कहता हूँ कि मतलब 48 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट ट्रैक है, जो कि आप ट्रेल 7 से स्टार्ट करें और मरी तक हो जाता है। तो अगर आप वहाँ पे ट्रैक करना चाहें तो मैं कहता हूँ कि 20 से ज़्यादा ऐसे ट्रैक्स बने हुए हैं जो आप कर सकते हैं। तो आपके पास लॉट्स इससे ऑफ भी बात वैरायटी। करेंगे हम कि हम यहाँ से बैठ के गाड़ी में बड़े मजे से मरी चले जाते हैं, लेकिन एडवेंचर के लिए और क्या क्या चीज़ें हमारे पास छुपी हुई हैं जो किसी ने उस तरह बिल्कुल एक्सप्लोर ही नहीं की। बिल्कुल तो बिल्कुल ये चीज़ें भी हमें यहाँ पे सिटी में होते हुए भी हमें नहीं पता। बिल्कुल तो बिल्कुल इन चीज़ों को हमें ज़रा हाईलाइट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो वो आपको शौक कब हुआ कि हाँ इस चीज़ को जो है ना अपने अडॉप्ट करना है और तो इसको आगे लेके चलना है एज अ, क्या कहना चाहिए, Passion, एज अ हाँ, पैशन, एज अ profession। बिजनेस, एज अ प्रोफेशन, हम्म एज अ हॉबी, तो आपका पहले भी हाँ, था। तो इसमें यही हुआ कि जब मैं इस ट्रिप पे गया हूँ और उधर जाके मुझे फर्स्ट डे से ही ट्रैकिंग करनी थी, और डेली 6 to 7 आवर्स आपने वॉक करनी होती है, और विद योर बैकपैक, और बैकपैक में आपका सारा खाने पीने का भी सामान होता है, कैंप होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो 10-12 किलो का सामान उठा के जब चलना था, तो पहला दिन थोड़ा सा स्ट्रगल वाला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे ग्रुप में दूसरे या तीसरे नंबर पे था पहले दिन ही। तो वो एक मेरे अंदर पैशन था, वो मेरे एक अंदर आग थी कि जो मुझे ड्राइव कर रही थी और मुझे लेके चल रही थी। और उस ट्रिप जो ग्रुप में हमारे ट्रिप लीडर थे वकास सिद्दीकी और फिर यासिर खुर्शीद, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल और ट्रेंड थे, उन लोगों ने मेरा पैशन देख के उस टाइम कह दिया था कि यू आर गुड, मतलब आप आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो मोटिवेशन मुझे मिली वहाँ से। और जब वो ट्रैक मैंने फिनिश किया और नागा पर्वत हम बेस कैंप करके और फिर मजीनो पास तक हम गए और फिर वापस आए 12 दिन बाद, तो मेरे अंदर ना वो ऑलरेडी इतना, उसने मेरे माइंडसेट को बना दिया था कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, कि मतलब मैं कुछ ना माउंटेन से रिलेटेड और माउंटेनियरिंग और हाइकिंग इसमें अपने कैरियर को आगे देखना चाहता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली उस टाइम मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, कोई मेंटोरशिप नहीं थी, मेरे पास लोग नहीं थे जो मुझे गाइड कर सकें इस फील्ड में। तो मैंने फिर वापस आया हूँ तो घर वालों से डांट सुनी, घर वालों से इतना बुरा भला सुना कि बिल्कुल, मैं घर वालों को ये कह के गया था कि अभी कंपनी के किसी काम से मुझे गिलगित जाना पड़ रहा है, और गिलगित में शायद कोई 4-5 दिन सिग्नल भी नहीं होंगे मेरे तो मैं मतलब थोड़ा सा इशारा दिया था उनको, लेकिन उनको समझ नहीं आई थी कि मैं कोई इस तरह का क्रेजी कैसे शौक। उधर जा सकता है आप एकदम से उठ के इंजीनियर से ट्रैवलर बनने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही है। अब फिर जब मैं वापस आया तो तब मैंने उनको सच्चाई बताई, और मैं घर जाके बताया कि मैंने इस तरह जॉब से रिजाइन कर दिया, और ये तो वो उनको बड़ा उन्होंने मुझे काफ़ी बुरा धचका पहुंचा। फिर मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं नई जॉब ढूंढ लूँगा, मेरे पास डिग्री है, मतलब आई कैन डू दैट। और फिर मैंने एक और जगह जॉब ढूंढी। फिर मेरा गोल ये था कि अब सवाबी की बजाय इस्लामाबाद में भी मुझे जॉब मिल जाए, जहाँ से मेरा शौक जो है ना माउंटेन वाला, वो मेरे लिए ईजी हो जाए। तो खैर इस्लामाबाद में तो नहीं मिली, फिर मुझे सिंध में गुड्डू कंबाइन साइकिल पावर प्लांट में एक जॉब मिली। वहाँ पे मैंने तकरीबन 6 महीने गुजारे, और उस भी 6 महीने के दौरान 1 महीना मेरे से नहीं गुजरता था, और मेरा वो जो माउंटेन वाला हाइकिंग वाला शौक था ना, वो इतना ड्राइव मुझे कर रहा था कि मैं 1 महीने के अंदर आपको वहाँ पे रात को ख्वाब तो नहीं आते माउंटेन पे चढ़े और आप एकदम से उठ जाते थे? ये तो बहुत दफ़ा हुआ है मेरे साथ कि मतलब रात को ख्वाबों में पहाड़ नज़र आ रहे हैं, नागा पर्वत नज़र आ रहा है, मतलब मेरा दिल करता था कि उधर जाना है। और मैंने फिर उसी टाइम अगला गोल सेट कर लिया था कि अब मैंने स्नो लेक ब्याफो इस पर करना है अगले साल।
और उसके लिए मैंने जो है ना सेविंग स्टार्ट कर दी थी, और मैं साथ साथ पैसे जोड़ रहा था कि ताकि अगले साल का टारगेट और गोल अचीव हो जाए। ये आपने अच्छी बात बताई। अब आप कह रहे हैं कि आप प्लानिंग कर रहे थे, तो यानी कि बिल्कुल। आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे कि यस, आपने आपके अंदर कन्विक्शन थी कि भाई आपने करना है तो करना है, बस खत्म होगी, दूसरी बात ही नहीं है, चाहे कोई इजाज़त दे या ना दे। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही है। वो जो पैसे आप जोड़ रहे थे, वो किस तरह आप एस्टिमेट करते थे कि ओके मेरे ये कितने पैसे लग जाएंगे, मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है किसी भी एक्सपीडिशन को बिल्कुल। करने के लिए? अच्छा, इसमें यह है कि जब मैं नागापुर पर ट्रैक करके आया तो फिर मैंने उधर कुछ अर्सा जॉब की, और उस जॉब के दौरान प्लानिंग शुरू कर दी कि मैंने इस्लामाबाद में मूव होना है। और इत्तेफाक ये हुआ कि विद इन 2-3 मंथ्स मैं एक ट्रिप पे गया सवात, और वहाँ पे मैं एक शख्स से मिला जो ट्रिप पे आए हुए थे, और उनकी कोई टेलीकॉम की कंपनी थी, और उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाए मेरे पास एज अ इंटर्नी। मैं क्योंकि कह रहा था मुझे बस कोई भी जॉब दे दो, आई जस्ट वांट टू लिव इन इस्लामाबाद। देखिए कितने तो मज़े की बात है, मतलब आप ट्रैवल के दौरान ही इस तरह के लोगों से मिलते हैं, इस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं कि आपका जो मकसद है ना वो खुद ही पूरा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो मैं डायरेक्टली मैंने उनको स्ट्रेट अवे यस कर दिया, और मैं वहाँ से 6 महीने वाली जॉब जो थी ना वो छोड़ के दोबारा Internship पे आ गया। हाँ इंटर्नशिप पे आ गया। और मुझे पता था कि मैं अगर 1-2 महीने एफर्ट करूँगा तो मुझे वो सैलरी भी दे देंगे। तो मैंने उनके पास आके ज्वाइन किया G8 में, और तब मैं स्नो लेक की प्लानिंग शुरू कर दी साथ साथ कि मैंने अब स्नो लेक के लिए क्या इक्विपमेंट चाहिए, मेरे पास ना हार्नेस है ना शूज़ हैं, ये चीज़ें हैं। तो अब उसके लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी मुझे 2-2.5 लाख की, जिसमें मेरा पूरा सामान आता। और ये आप किस 2014 बात करें? 2014 ये 2013 में हो रहा था, और 2014 में फिर मैंने स्नो लेक जाना था। तो फिर मैंने ये किया कि मैं एक दफ़ा ना मैं नेट पे रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला इस्लामाबाद में सिर्फ 2 शॉप्स हैं, एक एसेंडर थी और इसके अलावा गेयर हब थी ब्लू एरिया में, इसके अलावा कोई थी नहीं। और उन दोनों शॉप्स पे इतना एक्सपेंसिव इक्विपमेंट था कि मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आपको पेशावर में मिलेगा कारखाना मार्केट से। तो मैंने कहा चलें जी पेशावर चलते हैं। मैं फिर यहाँ से लोकल हाईएस पे पेशावर गया, और जब वहाँ गया तो मेरा तो दिमाग ही खुल गया कि जो चीज़ इधर 10,000 की मिल रही है वहाँ पे आपको 2-3 हज़ार का सामान मिल जाता है, क्योंकि वो सारा नेटो के कंटेनर्स में उसमें आता है। तो जब मैं वो सामान लेने गया ना, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ख्याल आया कि मुझे चाहिए कि शायद मैं 2-2 चीज़ें ले लेता हूँ, तो मेरे साथ कोई और टीम मेंबर्स जो हैं उनको भी चाहिए होगा, तो किसी को चाहिए होगा तो उनको दे दूंगा। तो मैंने जो चीज़ अपने लिए लेनी थी मैंने एक्स्ट्रा ले ली। अब वो एक्स्ट्रा ली है, तो वो मैं जैसे ही ट्रैवल करके वापस आ रहा था इस्लामाबाद, 2.5 घंटे की ड्राइव थी पेशावर से, तो मेरे जहन में आया कि वाई नॉट मैं इसको सेल कर दूं। और इस तरह मेरे दिमाग में एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट बना। और मैं जैसे ही वापस पहुंचा हूँ इस्लामाबाद, फ़ौरन आते ही सबसे पहला काम क्या किया, मैंने पूरा इक्विपमेंट कैंप सारी चीज़ें टेबल पे रखी हैं, उनकी पिक्चर्स ली हैं और OLX पे डाल दी। OLX पे डाली है तो फ़ौरन क्या हुआ कि जनाब मुझे 2 दिन के अंदर ही ना कोई 3-4 कॉल्स आ गई कि हमें कैंप चाहिए, हमें स्लीपिंग बैग चाहिए, हमें स्टिक चाहिए, और हमें ये चाहिए। मैंने कहा दिस इज़ द गुड बिजनेस मॉडल कि मेरा खर्चा भी निकल आएगा और मेरा अपना पैशन भी इससे वो हो जाएगा। अब मेरे पास एक छोटा सा रूम था G9 में जिसमें मैं रह रहा होता था, तो वहीं पे मैं सामान रख देता था। और मैंने फिर आपने ये दोबारा करना शुरू कर दिया उसको, या वही आप बस जो सामान लाए थे उसी के साथ? बस उसी सामान के साथ, तो उसको एज अ सैंपल रखा मैंने सामान को कि कोई देखने आए तो एटलीस्ट मेरे पास कोई चीज़ हो दिखाने के लिए। तो वो लोग जब G9 आते थे वो मेरी जगह देखते थे कि भाई आप इधर रहते हैं, वो मतलब उनके माइंड में होता था कि कितना बड़ा बिजनेसमैन होगा या क्या होगा। लेकिन जब वो आके देखते थे, फिर मैंने कहा मुझे चाहिए कि मैं जहाँ ऑफिस में जॉब करता हूँ ना, मैं बॉस से पूछ लेता हूँ, इजाज़त ले लेता हूँ, कुछ सामान उधर रख लूँगा ताकि जो क्लाइंट आए ना उसको थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो कि ये कोई ऑफिस है कोई इस तरह का। तो फिर मैं एक दिन ना सामान लेके उधर चला गया, और फिर मुझे IBA कराची से कॉल आई, और IBA कराची से उन्होंने कहा हमारा कैंपिंग का ट्रिप है 200 लोगों का, और उसके लिए हमें ये सामान चाहिए। तो मैंने उनको सैंपल्स दिखाए, उनको सैंपल देख के फिर उन्होंने कहा हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने कहा मैं 15 दिन के अंदर आपको ये सारा सामान प्रोवाइड कर दूंगा। तो वो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त था कि मैं विद इन 1 मंथ इतना बड़ा ऑर्डर मैंने लिया, और वो 2-2.5 लाख का तकरीबन मैंने उनको इक्विपमेंट परचेज करके और वो सेल पैसे पूरे हो गए आपके। बिल्कुल ऐसी है। उसमें से मतलब 20% 30% इतना मैंने मार्जिन रखा हुआ था कि जो मेरी कॉस्ट है ट्रैवलिंग की और सारा वो निकल आया। तो वो एक मेरे लिए एंटरप्रेन्योर जर्नी का जो स्टार्ट था ना, आगाज़ वो वहाँ से था। और फिर साथ ही जो है ना मेरा बॉस मुझे ये कहता रहता था, मैं लैपटॉप पे जब काम कर रहा था ऑफिस में, वो कह रहे थे तुम काम तो इधर कर रहे हो लेकिन तुम्हारा माइंड जो है ना पहाड़ों में है इस टाइम। तो वो
हाँ, बहुत ज़्यादा। तो वो मुझे ये कहते रहते थे कि यार हमारी कंपनी का कोई ट्रिप प्लान करो, तो खुद तो जाते रहते हो। तो फिर हमने फाइनली एक ट्रिप प्लान किया अपने कंपनी के कॉलीग्स का, और हम गए सून वैली। सून सकेसर वैली का वन डे ट्रिप किया। उसमें हमने खबेकी लेक, कुचाली लेक और वो सारा कुछ किया। हम 15 लोग थे। तो वो फिर मुझे ना थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया कि ट्रांसपोर्ट कहाँ से लेनी है, किस तरह से टूर मैनेज करना है, किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो वो एक एक्सपीरियंस हुआ। तो वो ट्रिप में इतना मज़ा आया कि सब ऑफिस के कुलीग जब ऑफिस में बैठे होते हैं तो वो इतनी गपशप नहीं होती, ऑफिस का माहौल डिफरेंट होता है। लेकिन जब आप टूर पे जाते हैं तो सब लोग आपस में घुल मिल और जाते मेरा ख्याल है हैं, कि उसका इंजॉय मकसद भी करते यही हैं। होता है ऑफिस के ट्रिप्स का, हाँ, कि आप जो है ना वो एक अलग बंदे से मिलें, बिल्कुल एक नए बंदे से मिलें। बिल्कुल। और फिर जब आप एक दफ़ा कनेक्टिविटी आपके अंदर बन जाती है ना, फिर आप जब वापस आते हैं तो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। बिल्कुल वही इन्वायरमेंट लेके जब आप वापस आते हैं और हाँ। फिर काम करते हैं तो इट्स अ हेल ऑफ अ डिफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो है ना पर्टिकुलरली दिस हम्म। पॉइंट आई एग्री विद दिस। मैं 2012 से लेके 2017 तक कॉन्फ्रेंसेस करता था, टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस, जैसे साइबर सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस कर ली, इस तरह की चीज़ें। तो अब उसके अंदर ये बड़ी सूखी कॉन्फ्रेंसेस है। अगर हाँ। हम आम लोगों के लिए बात बिल्कुल, करें कि नो हाँ। इंटरेस्ट तो अब इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, फिर बाहर से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इस तरह के टेक्निकल बिल्कुल। लोगों का आना और टेक्निकल बातें होना। लेकिन अब उसके बाद जब दमाग की दही जिसे कहते हैं, हो चुकी होती थी, उसके बाद फिर आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। तो मेरे अंदर भी एक ट्रैवलर है, मैं भी वही पहाड़ों वाली कहानी जो मैंने आपको सुनाई ना, मुझे भी रात को ख्वाब आते हैं और मैं उठ जाता हूँ कभी कभी कि भाई मैंने भी जाना है और ये जबरदस्त। करना है। तो वो मेरे ज़हन में पहले से ही था। तो मैं क्या करता था कि हर कॉन्फ्रेंस के एंड पे हम सब मेहमानों को जो आए हुए थे, चाहे वो बाहर से हों, चाहे वो क्रॉस कंट्री कहीं से भी आए, तो हम उनको लेके जाते थे किसी न किसी स्पॉट पे ओवरनाइट फॉर कैंपिंग, नॉट फॉर होटल। वाह। तो अब उससे वो क्या होता था कि अब बाहर से भी लोग आए हुए हैं, आपके यहाँ से भी लोग हैं, तो वो एक जो बॉन्डिंग बन जाती थी ना कि आपने वहाँ पे कैंपिंग करनी है तो कैंप भी आप खुद लगाएंगे, आपने बारबेक्यू करना है तो आप खुद ही साथ में खड़े होके गूगल के बंदे के साथ बारबेक्यू कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस तरह ना आप का वो वाला जो लेवल है ना, लेवल ऑफ फ्रेंडशिप में कन्वर्ट बहुत होता है। ज़्यादा। प्रोफेशनल तो रहता है, हाँ, रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिल्डिंग बिल्डिंग होती है। तो उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ मुझे बिजनेस के अंदर भी, जो मैं टेक्नोलॉजी बिजनेस पहले बिल्कुल। मैं कर रहा था अंडर स्पेक्ट्रा के अंदर। तो आधे से ज़्यादा बिजनेस आई टेल यू कि ये रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर बेस करता है। इट्स नॉट लाइक एवरी टाइम के आप जो है ना एक बिडिंग प्रोसेस में जाएं और लंबे लंबे प्रपोजल्स बनाएं, बिल्कुल। नथिंग लाइक दैट। वो इसका सिर्फ 10% होगा। 90% ऑफ द टाइम इट्स जस्ट द हाँ। रिलेशनशिप दैट यू क्रिएट और उसकी बेस पे इसके बाद ही इसी जर्नी को आगे मैं कंटिन्यू करूं तो वो जो एंटरप्रेन्योर वाली जर्नी थी वो वहाँ से स्टार्ट होगी। मैंने इसी कंपनी के 2 टूर्स किए वन डे के, वन सूनसकेसर वैली का और एक जो किया मंगला डैम का और झेलम साइड का। तो वो जब ट्रिप कर लिए तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया। ओके, सो अब बात करते हैं आपके एक्सपीरियंसेस की। बात हो गई, हमने एंटरप्रेन्योरियल कैरियर शुरू कर दिया। उसके बाद मैं भी अपने ज़रा नॉस्टैल्जिया में चला गया था। मैंने भी जब हम कॉन्फ्रेंसेस करते थे तो हम भी उसके एंड पे ना ट्रैवल एंड टूरिज्म को एक कंपोनेंट रखते थे, ताकि एक बड़ी सूखी सी कॉन्फ्रेंस जो टेक्निकल बेस हो और लोग जो है वो सिर्फ टेक्निकल बातें कर रहे हों, उसके बाद ना दिमाग ज़रा शल हो जाता है। तो उसको ज़रा दोबारा से तर करने के लिए हम ट्रैवल का सहारा लेते थे, क्योंकि मुझे शौक था। तो मैं उसका कंपोनेंट ज़रूर रखता था कि हम जो है ना अपने ऑडियंस को, ख़ास तौर पे हमारे गेस्ट को वो एक्सपीरियंसेस दें। जैसे हम मुनाल पहले, अब तो मरहूम, हम कहेंगे कि अल्लाह उसकी को जन्नत नसीब करे, अच्छा हो या बुरा हो उसकी डिबेट में नहीं पड़ते, लेकिन मुनाल का एक्सपीरियंस देना, खानों का एक्सपीरियंस देना, ट्रैवल का एक्सपीरियंस देना, क्योंकि हमारे अगर गेस्ट बाहर से आ रहे हैं तो मुझे लगता था कि एक अपॉर्चुनिटी है उनके साथ कनेक्ट करने के लिए। और वो लोग वहाँ बाहर बैठ के जिस तरह का हमें परसीव करते हैं उसको गलत या करेक्ट करने के लिए। तो बहुत मज़ा आता था। हम कैंपिंग करते थे रादर दैन स्टेइंग इन होटल एंड जस्ट गोइंग इनटू अ स्लीप इकोनॉमी। तो हम ऐसा ही प्लान करते थे कि हम बारबेक्यू साथ करें, हम चाय साथ बनाएं, हम पराठे उन्हें खिलाएं, अपने हाथों के बनाए। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं ना, जब वो जाते थे वापस तो हमारी जो कनेक्टिविटी डेवलप होती थी वो एक बड़ी नेक्स्ट लेवल हो जाती थी। और उन्हीं की बेस पे मे बी वी आर स्टिल कनेक्टेड। अब वो शायद वहाँ पर ना हो, वो किसी और जगह हो, लेकिन वी आर स्टिल कनेक्टेड। सो
अगेन वो जो बात हो रही थी ना कि एक ह्यूमन कनेक्शन डेवलप हो जाता है, उसमें लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखती, उसमें कल्चर कोई मायने नहीं रखता, लेकिन यस आप एक हार्मनी बनाते हैं इंसानों के दरमियान। तो ट्रैवल बड़ा इम्पोर्टेंट और बेसिक आपको एक पुश देता है। तो आगे हम इसे लेकर चलते हैं। आपने वो जो एंटरप्रेन्योरियल आपने एक एक्सपीरियंस किया और मुझे लगता है कि बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, आपको एक क्लाइंट भी मिल गया बड़ा अच्छा। उसके बाद आप टूर ऑपरेशंस की तरफ कैसे है, टूर ऑपरेटर बनने की कैसे एक बात शुरू हुई? वो बेसिकली यही था कि इस्लामाबाद में मेरी जब जॉब वो कंटिन्यू कर रहा था और साथ में 2 ट्रिप्स का एक्सपीरियंस भी ले लिया मैंने, तो साथ में मुझे बॉस बार बार मुझे मोटिवेट करते रहते थे, बताते थे कि तुम्हें अपने कैरियर को ना थोड़ा सा अगर इस साइड पे देखो, तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारा पैशन और शौक जो है ना वो ये है, तो इसी को करना चाहिए। सो इट मीन्स कि आपके बॉस जो थे वो बड़े सपोर्टिव थे। हाँ, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने उस टाइम मुझे मतलब थोड़ा बहुत तभी मतलब पॉसिबल हुआ कि 2 टूर्स उनकी अपनी कंपनी के किए और फिर आगे फर्दर मैं छुट्टी लेके भी टूर्स पे जाता था। तो मेरे लिए बड़ा वो ईज़ी रहा और फिर साथ ही मैंने ना एक प्लान बनाया। प्लान ये बनाया कि मैंने नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना अपने आप को देखना है कि पाकिस्तान में कौन-कौन सी बड़ी टूर कंपनीज़ हैं जो ऑपरेट कर रही हैं पिछले 10 सालों से या 5 सालों से, उनकी एक लिस्ट बनाई। फिर पाकिस्तान में टूरिज़्म के कौन से मेंटोर्स हैं और कौन से वो लोग हैं जिन्होंने टूरिज़्म सेक्टर में काम किया है अच्छे लेवल पे। तो मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई और उनको शॉर्ट लिस्ट करके उन सब से टाइम लिया, अपॉइंटमेंट ली कि मैं मिलना चाहता हूँ, मैं गाइडलाइन लेना चाहता हूँ। सो यहाँ से आप प्लानिंग शुरू कर दी थी कि आपने एक टूर ऑपरेटर बनना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके प्री प्लान के तौर पे आपने ये अपनी हाँ। रिसर्च शुरू कर दी थी। बिल्कुल, रिसर्च शुरू कर दी और साथ ही ये 2014 का तकरीबन मिड आने वाला था और मैंने स्नो लेक ट्रैक करना था, उसके लिए मनी भी सेव कर ली थी और बड़े फिर पैरेलल प्रोसेसिंग बड़े प्लान्ड चीज़ें चल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो स्नो लेक का ट्रैक बिल्कुल करीब आ गया और वो जो मेरा एक ख्वाब था 1 साल पहले कि मैंने स्नो लेक जाना है और वो इतना टफ लग रहा था और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अभी तो आप कर ली है कैरियर का, स्नो लेक जो है ना पाकिस्तान में सबसे टफेस्ट ट्रैक है। हाँ, वो कहते हैं K2 से भी टफ जो है ना स्नो लेक ट्रैक है। उस टाइम मैं लोगों से ये सुनता था, लोग मुझे मना कर रहे थे कि आप अभी ना जाओ, अभी आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग में। मैंने कहा नहीं, मैं मतलब मेरे अंदर एक आग थी, एक पैशन था। ये आपको डिस्करेज, आप इसको डिस्करेजमेंट ले रहे थे या फिर आपके फायदे की बात कर रहे थे वो कि आप जाके हाँ। हेलपुर ना जाओगे? हाँ, मतलब वो लोग डर के मतलब कह रहे थे कि कहीं कोई इंसिडेंट ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए, क्योंकि रिसेंटली मतलब उसी टाइम पीरियड में हमारे बहुत अच्छे दोस्त नेचर एक्सप्लोरर के वकास सिद्दीकी की डेथ हुई थी। तो मेरे जहन में वो चीज़ भी थी और मेरे दोस्त भी इसीलिए मुझे मना कर रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं फुल सेफ्टी के साथ जाऊंगा और अपना कोशिश करूंगा जितना मैं सेफ एंड पे जाऊं। और स्पोर्ट्स का पर्पस भी ये होता है कि आप फुल रिस्क उस लेवल तक नहीं लेते कि जहाँ पे आपकी ज़िंदगी जो है ना वो उस तरफ आ जाए। हम ये देखते हैं क्योंकि अभी आपने बात की, तो आपको ये पता होता है कि खतरे तो होंगे, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो खतरे के साथ आप जो है ना वो इस तरह के ट्रैक्स कर लें। अब जो K2 सर करते हैं या एवरेस्ट सर करते हैं या और भी जो भी माउंटेन्स हैं, किलर माउंटेन है, नागा पर्वत सारे, तो जो माउंटेनियर्स होते हैं उनके ज़हन में होता है कि कोई कुछ भी हो सकता है, लाइक हम शायद जाएं और वापस ना आएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तो सब फिर भी आप माउंटेन क्यों रिस्क लेते हैं? व्हाट्स द मोटिव बिहाइंड? मतलब आप इतना ज़िंदगी की बाजी जो है ना वो आप माउंटेन के साथ लगा सकते हैं, माउंटेनियरिंग के साथ। असल में आपके दिमाग में जो ख्वाब और ख्याल होते हैं ना, तो वो इससे भी बढ़ के होते हैं। मतलब कि आप जो सोच रहे होते हैं ना कि एक माउंटेन पे जाके आपको जो सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है और एक ऐसा टॉप टॉप ऑफ द वर्ल्ड लगता है कि आप बस दुनिया सफ़र कर लिया आपने। मतलब एक ऐसी पॉइंट पे चले गए जहाँ पे मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में से 98% 99% लोग नहीं जाते और आपने उस पॉइंट पे पहुंच लिया और वो फिर एक अलग ही फीलिंग होती है। वो मैं अब इधर बयान नहीं कर सकता किस तरह आई कैन इमेजिन कि आप चोटी पे खड़े हुए हैं और आपकी क्या फीलिंग हो सकती है। बिल्कुल कि आप जो है ना दूर दूर तक सब सिर्फ नीचे देख रहे हैं, ऊपर देखने के लिए सिर्फ आसमान। बिल्कुल ऐसे दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग, आई कैन इमेजिन। मैंने खुद किया नहीं है बट मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। मुशकुरी तो किया होगा आपने। जी जी वो किया हुआ है। तो वहाँ पे जाके भी ऐसे ही लगता है कि आप ऐसे ही मतलब ऐसे exactly. पॉइंट पे आ गए कि आपको बिल्कुल। हर चीज़ जो है ना I can imagine. डाउन लगती है। तो Exactly. बस वो आगाज़ था मेरा। स्नो लेक ट्रैक जब मैंने कर लिया तो मेरे लिए वो इतनी बड़ी अचीवमेंट थी और जब मैं वो करके आया वो बहुत ही चैलेंजिंग ट्रैक था। इतनी बड़ी बड़ी क्रेविसेस क्रॉस करके जाना और उस ट्रैक को कंप्लीट करना, और वो फिर हमने तकरीबन 15 से 16 दिन में कंप्लीट किया फ्रॉम इस्लामाबाद टू इस्लामाबाद।
तो वो जब कंप्लीट कर लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और फिर मेरे गोल और बढ़ते गए। तो मतलब मेरे जो ख्वाब वापस आगे कितने दिन छुट्टी की थी कि अभी मैं नहीं उठ सकता? छुट्टी तो नहीं की थी, लेकिन ये था कि मेरा पूरा सनबर्न हुआ हुआ था, नोज, मेरे कान, मेरे हाथ जले हुए थे, और बहुत बुरा हाल था। मतलब घर वालों ने नहीं पहचाना, मतलब दोस्त यार वो देख के हमें कहते थे पता नहीं कौन से प्लेनेट से कहाँ से आ गए। ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना, ये मैं माउंटेनियरिंग में तो नहीं, लेकिन मैंने एक दफ़ा यहाँ से कराची सफ़र किया था इकोनॉमी ट्रेन के अंदर। ओह तो मैं एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस गाइड। बिल्कुल। मैंने कहा यार इसी को छोड़ो, एक्सपीरियंस लो जहाँ पे इकोनॉमी experience क्लास। मिलेगा। वहाँ पे बैठा। अब जब मैं दरमियान मिडिल में पहुँचा तो मेरी शक्ल चेंज होना शुरू हुई, बाल खड़े होना शुरू हुए। और जब मैं कराची पहुँचा तो आई कुडंट रिकॉग्नाइज माई सेल्फ कि यार ये बंदा कौन है। आई कैन इमेजिन। तो इसी तरह से फिर मैंने स्नोलिक ट्रैक कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने प्लानिंग की, फिर लोगों से टाइम लिया हुआ था। उन्हीं में से एक मेरे मेंटोर जो सर साद तारिक सिद्दीकी साहब, उस टाइम वो टूरिज़्म में बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, 35 इयर्स। और फिर इसी तरह एक और थे सर आफ्ताब राना साहब, जो कि राइट नाउ MD PTDC हैं, और इमरान खान लास्ट गवर्नमेंट में वो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो टास्क बोर्ड बनाया था टूरिज्म के लिए कोऑर्डिनेशन, उसकी को चीफ किया, हेड किया, और उन्होंने KP के टूरिज्म पॉलिसी बनाई, फिर फेडरल बनाई। तो उन्होंने टूरिज्म के लिए इतना काम किया था, तो मैं उन लोगों से जाके मिला और उनसे मेंटोरशिप ली, उनसे मशवरा लिया कि क्या मैं टूरिज्म में आना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या गाइडलाइन है, किस तरह से। तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया, मुझे बताया। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना है सस्टेनेबल टूरिज्म के हवाले से। बिल्कुल 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 ऐसे। एंड ही इज वेरी ओपन। मतलब उनसे मिलना इतना मुश्किल नहीं है ऐसे जितना हम समझते हैं ना कि कितना बिल्कुल। ब्यूरोक्रेटिक चैनल होगा कि पता नहीं किस बंदे हाँ, से कैसे मिलना है। So बिल्कुल। he's very humble, he's very down to earth, और वो बड़े वेलकमिंग है। तो ये मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और किया। वो मेरे लिए तो इतना इंटरेस्टिंग था एक्सपीरियंस कि बनी गाला में उनका ऑफिस था, और मैं G9 में रहता था, और G9 से मैं बनी गाला जा रहा था जब उन्होंने टाइम दिया, और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद बारिश की वजह से मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मैंने कहा ये टाइम दिया हुआ उनको, मैंने जाना है जो भी हो जाए मुझे। और मैं इतनी बारिश में भीगता हुआ मैं उधर पहुंचा हूँ जब उनके ऑफिस में, तो ही वाज सरप्राइज। और उन्होंने फिर मुझे मतलब इतना मोटिवेट, और मेरे अंदर वो पैशन और आग देख ली कि उन्होंने कहा कि दिस इज समथिंग कि मुझे लगता है आप जो है ना बहुत उस बारिश से नहीं बुझी। और उन्होंने मुझे जितनी उनकी बुक्स थी मेंटोरशिप की, जो चीज़ें टूरिज्म में उन्होंने की 25-30 साल में, वो सारी मेरे सामने रख दी उन्होंने। और उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने बताया कि टूरिज्म में क्या करना चाह रहे हैं आप, क्यों आना चाह रहे हैं। तो मेरे लिए एक जो थी ना पाथवे जो था ना, वो मेरे लिए इजी बन गया। और दूसरे नंबर पे सर साद तारिक सिद्दीकी साहब, उन्होंने फिर उस रास्ते से मुझे स्टार्ट किया, और फिर मैं कनेक्ट करता गया लोगों के साथ। सर साद तारिक सिद्दीकी ने मुझे सुहेल खान से मिलवाया, जो कि एडवेंचर एकेडमी के फाउंडर थे। उनके थ्रू मैंने रॉक क्लाइंबिंग स्टार्ट की, और फिर मैं उस्मान नासिर साहब और मतलब इन लोगों के साथ कनेक्ट हुआ, और उनके थ्रू मैंने रॉक क्लाइंबिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शौक डेवलप होता गया। और विद इन 6 ये मंथ्स भी बड़ी ज़बरदस्त एक फील्ड है कि यहाँ इनकी ज़रूरत, आप समझते हैं ये सिर्फ स्पोर्ट्स है, इट्स नॉट जस्ट अ स्पोर्ट। बिल्कुल। मैं आपको अभी आपने उस्मान नासिर साहब की बात की, वो मेरे उस्ताद हैं। तो वो क्या थे, वो उस्ताद तो एक तरफ थे, दूसरा उनकी जो पर्सनालिटी है ना, वो है एडवेंचर, और ये इसी तरह रॉक क्लाइंबिंग और इस तरह के शौक हैं उनके। और 2005 का जो अनफॉर्चुनेट ज़लज़ला आया था, अर्थक्वेक आया था, तो ही वाज द फर्स्ट रेस्क्यूअर जो हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करते थे और वहाँ पे फिर रेस्क्यू करते थे। तो अब ये सारी चीज़ें उन्हें कहाँ से ट्रेनिंग मिली होगी? लाइक वही रॉक क्लाइंबिंग, वही एडवेंचर स्पोर्ट्स, वही सारी चीज़ें जिस पैशन की वजह से आपने रेस्क्यू किया, कितनी जानें बचाई होंगी। सो ये सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, मैं इट्स अ लार्जर देन लाइफ थिंग, जिसको ये समझ आती है, जिसका ये शौक है। तो ओके, जबरदस्त। आपकी एक और चीज़ यानी कि ऐड हो मतलब वो जो आप कहते हैं कि टूरिज्म, नॉट ओनली टूरिज्म, टूरिज्म के साथ आपको वॉलंटियरिंग, आपको लोगों की हेल्प करनी है, आपने देखना है किधर माशरे में आप तब्दीली ला सकते हैं, आप किस तरह से अपना रोल अदा कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने अपने मेंटोर से सीखी, जितने लोग थे मुझे सिखाने वाले। और फिर मैं स्पेशली इधर से 2019 में फ्लड आए और बलूचिस्तान में गया, तुर्बत तक, इधर से फ्लड डोनेशंस कलेक्ट करता हुआ यहाँ से मैं मुल्तान गया, मुल्तान से कराची गया, कराची से फिर तुर्बत गया। तो मतलब मेरे लिए एक पूरी जर्नी थी, और ये जर्नी मेरी साथ साथ टूरिज्म की चलती रही है कि मैंने किस तरह से पार्टिसिपेट किया। टूरिज्म एक ऐसा कंपोनेंट हम कह सकते हैं जो कि आपको लोगों से जोड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप नए नए लोगों से मिलते हैं,
चाहे आप ऐसे उन्हें जानते हो या ना जानते हो। हम्म, सो इट्स अ जर्नी। आपने यही कहा कि आप ग्रो करते हैं, बिल्कुल जैसे जैसे आप इसमें सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, बिल्कुल सो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। बिल्कुल ऐसे और मेरा ख्याल है कि ये आपको हम्बल करता जाता है। बहुत ज़्यादा आप इतना ग्राउंड और हम्बल होंगे उतना आपके लिए भी इजी होता है, और आप खुद ब खुद आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो चीज़ शामिल होती रहती है, क्योंकि टूरिज़्म के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ता है, आपको क्लाइंट्स की बातें सुननी पड़ती हैं, आपको फिर उस हिसाब से अपने आप के अंदर ना वो पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ता है ताकि आपके लिए भी वो चीज़ हो। तो खैर मेरे लिए तो लर्निंग थी, तो मैंने जब फिर स्टार्ट लिया तो मैंने इन्हीं जो मेरे उस्ताद थे फर्स्ट ट्रिप में मैंने उनको इनवाइट किया, और हमने फर्स्ट ट्रिप के जो मोटिव रखा, गोल रखा कि हमने ट्री प्लांटेशन करनी है और इन्वायरमेंट को किस तरह से क्लीन रखना है, उस हवाले से लोगों को भी गाइड करना है। तो हमने वो एक जर्नी स्टार्ट की, और वो था मार्च 2015, जिसमें हमारा फर्स्ट ट्रिप हुआ, और उसमें सरसाद तारिक सिद्दीकी साहब हमारे वो थे, चीफ गेस्ट थे, और इसी तरह सुहेल खान और बाकी जितने एडवेंचर के लोग थे उनको इनवाइट किया। वहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग, रिपेलिंग की, ट्री प्लांटेशन की, और फिर मैंने उस मौके पे वकास सिद्दीकी के नाम से पौधे लगाए। इसी तरह से और लोगों जिन्होंने टूरिज्म के लिए कुछ किया है या माउंटेनियरिंग फील्ड में किया है उनके नाम से हमने पौधे लगाए, पाइन ट्रीज। और फिर ये जर्नी ऐसी थी कि मैं फिर जिस ट्रिप पे जाता था 10 पौधे लेके जाता था, और हम वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करते थे, उनके बताते थे कि आपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है, उसको क्लीन ग्रीन करना है, और वो चीज़ एक मेरे लिए बड़ी मेंटोरशिप के थ्रू आपने हो गई। बहुत ज़बरदस्त बात की। अच्छा, तो वो ट्री प्लांटेशन की बात हो रही थी कि आपने बहुत अच्छा आपने किया कि आपने CSR को, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ साथ लेके चले। जहाँ पे ट्रेनिंग देनी होगी आपने ट्रेनिंग भी दी, आपने प्लांटेशन ड्राइव की बात की, क्लीनलीनेस ड्राइव्स भी आपने की होंगी कि भाई गंद नहीं फेंकना, इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। तो यही हमारे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि अभी जो दरख्त काट देते हैं लोग, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है भाई। हम्म, मतलब एक दरख्त जो है उसको तकरीबन 25-30 ईयर्स लगते हैं इतना बड़ा होने में, और सस्टेनेबल बनने में भी इतना टाइम लगता है। और जब वो फ़ायदा देना शुरू होता है, ऑक्सीजन और इस तरह आपके इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद होता है, आप उसे काट देते हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या मतलब, गवर्नमेंट ने ही सारा कुछ करना है या लोगों की भी कोई जिम्मेदारी है? हाँ, इसमें दोनों चीज़ें हैं। देखें, मतलब हम अगर देखें तो पंजाब साइड पे इधर तो 25-30 साल में एक दरख्त खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर आप नॉर्थ में जाएं तो वो जो दरख्त पाइन के हैं, चिनार के हैं, उनको 100 साल 150 साल लगते हैं इतना बड़ा होने में, और वो लोग इतना बेदर्दी से उनको काट रहे हैं। तो जब भी हम किसी ट्रैक पे जाते थे तो हम देखते थे किस तरह से हरामोश के फॉरेस्ट का हाल किया हुआ है। इसी तरह आप कुमराट साइड पे जाएं, वहाँ पे फॉरेस्ट सारे काट दिए गए। तो ये बहुत बेदर्दी से वो लोग कर रहे हैं उधर के लोग, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का भी रोल है और लोकल कम्युनिटी का भी है। अगर लोकल कम्युनिटी चाहे तो इनको कंट्रोल कर सकती है, बट ये है कि वहाँ पे मैंने देखा है कि हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हमने कैंपेन्स भी चलाई कि इसको रोका जाए, और गवर्नमेंट सेक्टर पे भी उनको बताया, प्रॉपर वीडियोस प्रोवाइड की, बट ये दोनों तरफ से ये चीज़ हो सकती है आपको पॉसिबल। मतलब ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल उनका हाँ, दिमाग हो गया ना कि भाई बिल्कुल। लकड़ी बेचो और हम्म, पैसे कमाओ। बिल्कुल इसी तो तरह है, वो अब होटल्स लेकिन बना ये रहे हैं। क्या खत्म हो जाएंगे दरख्त? बिल्कुल, ये अब बहुत इसका बड़ा क्या? अलार्मिंग सिचुएशन है कि जिसकी वजह से इमरान खान ने जो बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसकी रीज़न भी यही थी कि जिस तरह हमारे नॉर्थ में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और पाकिस्तान वन ऑफ द कंट्री है जहाँ के पूरी दुनिया में अगर आप देखें जिसका तेज़ी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जिस तरह से दरख्त कट रहे हैं, तो ये तो आने वाले 20 सालों के अंदर आप देखेंगे इधर टेम्परेचर डिफरेंस कितना वो हो तो इस जाएगा। दफ़ा भी हमने गर्मियों में जो डिफरेंस फील किया ना, दैट वाज हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सके थे बिल्कुल। इस दफ़ा। लाइक वो अलार्मिंग सिचुएशन हमने देख लिया। तो अभी भी अगर मेरा ख्याल है लोगों को समझ ना आए तो बिल्कुल, मतलब मैं अगर कंपैरिजन करूं, 2014 में मैंने स्नो लेक ट्रैक किया और अभी मैं दोबारा 11 साल बाद दोबारा गया हूं, तो उस ग्लेशियर की जो सूरत हाल है वो इतना तेज़ी से पिघल चुका है कि अब आने वाले सालों में लगता है कि हमें इतने बड़े फ्लड्स आएंगे, क्योंकि ट्री तो कट रहे हैं, दरख्त कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं। तो जिस तरह से बड़ी बड़ी लेक्स फॉर्म होंगी, जिस तरह अताबाद लेक का इंसिडेंट हुआ था, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए और ट्री प्लांटेशन की तरफ आना चाहिए, क्योंकि अगर आज से हम ट्री प्लांटेशन करेंगे तो वो 20 साल 30 साल बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको कम से कम सेफ रहेंगे वो लोग, उनको अच्छा, ज़्यादा। चलिए इसकी सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एम्फेसिस कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ अगर हम देखते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अगले 30 साल भी कुछ बिल्कुल। होगा। क्या कर सकते हैं? हमें ये चाहिए कि हमें प्रॉपरली जो है ना, जितनी भी वॉलंटियर फोर्स है उनको इंगेज करके जो एरियाज हैं वहाँ पे ट्री प्लांटेशन करनी चाहिए, और उधर की लोकल कम्युनिटी को शामिल करना चाहिए ताकि वो उन ट्रीज को सस्टेन भी कर सकें।
कि जो दरख्त लगे हैं उनको पानी देना या उनकी देखभाल करनी, वो भी एक चीज़ है जिसके लिए प्रॉपरली उधर लोकल कम्युनिटी हेल्प कर सकती है। पौधे तो लगा दिए, उसको बिल्कुल पानी नहीं देंगे बिल्कुल तो कोई बिल्कुल। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें ट्रीज़ तो लगाने हैं, उसके साथ साथ लोकल कम्युनिटी और उन लोगों की हेल्प चाहिए जो वॉलंटियर्स हैं। तो अगर हम इस तरह से वॉलंटियर्स को शामिल करके करें तो मेरा ख्याल है कि हम एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि ट्री प्लांटेशन और क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम चीज़ें कर सकते हैं पाकिस्तान में। अच्छा। अब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप ट्रैवलर और ये आपने सारा पाकिस्तान को कवर कर लिया, देख लिया पाकिस्तान कैसा है, आपने बहुत सारा समाजी काम भी किया। अब मुझे बताएं कि आपका जो इंटरनेशनल ट्रैवल का एक्सपीरियंस है वो क्या है, और वो आपने शुरू कैसे किया? आपको क्या क्या हुआ कि आपने कहा कि यार अब पाकिस्तान से बाहर निकलना है या उसके उधर से घूम के आना है, और वो भी एक खास तरीके से आपने बिल्कुल। किया, तो उसको ज़रा बताएं। उसमें ये था कि 2012 से लेके जो एक जर्नी मेरी 2018 तक की है, वो जर्नी है मेरी पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक टूरिज्म में। मैंने पाकिस्तान के अंदर आप ये समझ लें कि गवादर से लेके कराची और कराची से लेके आपका खुंजरात पास, शमशाद, पेशावर, ये पूरा एरिया एक्सप्लोर कर चुका था। अब मैं ये सोचता था कि पाकिस्तान से बाहर कहीं ट्रैवल किया जाए और थोड़ा बाहर का एक्सपोजर लिया जाए। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 में रशिया में हो रहा है और वहाँ की जो मैच टिकट्स आई हुई हैं, तो आप अगर वो बाय करें तो उस पर वीज़ा ऑन अराइवल है और आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैंने शुरू में सोचा कि इट्स डिफ़िकल्ट, कि हमारे माइंड में होता है कि पता नहीं वीज़ा लेना कितना मुश्किल काम है और फिर बजट उसके लिए चाहिए होता है। लेकिन फिर उनकी मोटिवेशन ने मुझे इतना पंप किया कि मैंने टिकट ले लिया। अब वो टिकट का प्रोसेस इतना टफ था कि पूरी दुनिया से 50 लाख लोग ऑनलाइन बैठे थे टिकट बाय करने के लिए जिस दिन टिकट अनाउंस हुए। लेकिन फाइनली 6-7 घंटे में मुझे टिकट मिल गया तो वो टिकट बाय कर लिया और देन फिर नेक्स्ट प्रोसेस था, अब मैं रशिया के लिए फ़्लाइट बुक कर रहा था। फ़्लाइट टिकट भी मैंने बाय कर लिया। अब आगे मैं सोच रहा था कि अब मैं रशिया तो जा रहा हूँ, व्हाई नॉट मैं कोई इस तरह का इंटरेस्टिंग ट्रिप प्लान करूँ जिसमें मैं और कंट्रीज़ भी एक्सप्लोर कर सकूँ। जो आपने टिकट लिया था तो वो मैच भी देखा था या सिर्फ टिकट लिया था? नहीं मैच भी देखा था। वो स्टोरी बड़ी मज़े की थी कि मतलब मैं रशिया तो जा ही रहा था, फिर रशिया के साथ मैंने देखा अज़रबैजान है, बेलारूस है और ईरान है। ये 4 कंट्रीज़ है जिसका मैं ट्रिप प्लान कर सकता हूँ। तो मैंने एक प्रॉपर प्लान बनाया और उसको एग्जीक्यूट किया, जिसको मैंने नाम दिया कि 40 डेज़ बैकपैकिंग ट्रिप, 29,000 किलोमीटर्स, हिच हाइकिंग एंड बैक पैकिंग। तो मैंने वो उसमें हिच हाइकिंग, बैक पैकिंग प्लस उसमें ट्री प्लांटेशन भी की इधर से जाने से पहले भी, और अच्छा, उसमें आपने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बिल्कुल प्लांट्स बिल्कुल। लगा के हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 10,000 से ज़्यादा ट्री प्लांट्स कर चुका हूँ पिछले 10 से 12 सालों में अपनी टूरिज़्म की जर्नी में, और लोगों को मोटिवेट करते हैं जहाँ भी जाते हैं उनको भी शामिल करते हैं इस कैंपेन में ताकि वो भी इसमें शामिल हो। तो ये एक जर्नी है, और वो जो ट्रिप था मेरे लिए बहुत ही ख़ास ट्रिप था कि उस ट्रिप में जाके मेरे लिए लर्निंग थी कि किस तरह से बैक पैकिंग करते हैं इंटरनेशनल, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज लैंग्वेज बैरियर होता है। फिर आपको वहाँ के खानों का एक्सपीरियंस करना और पता चलता है कि जो पाकिस्तानी खाने हैं वो आपको वहाँ पे नहीं तो मिलेंगे। सबसे अच्छा और सबसे बुरा एक्सपीरियंस जरा बता दें खानों के हवाले से। खानों के हवाले से तो ये था कि स्टार्टिंग में मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा कि हलाल फूड ढूंढना कैसे है। तो मतलब So that's an experience हाँ, itself। आपने बिल्कुल ट्रैवल करना है तो आप ये हाँ, इसके ऊपर बता सकते हैं कि यहाँ से खा सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। यहाँ से नहीं खा सकते। तो उसके लिए मेरी इंटरेस्टिंग जर्नी ये थी कि मैं रशिया जब जा रहा था, दैट वाज रमज़ान मंथ, रमज़ान का महीना था और आखिरी अशरा था, और इवन ईद भी मैंने जो रशिया का आखिरी एक कोना है व्लादिवोस्टोक के साथ लेक बाइकाल, जो कि दुनिया की डीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लेक है, 600 किलोमीटर लॉन्ग, तो उसके पास एक शहर था, तो वहाँ पे मैंने ईद गुजारी थी। और तो सबसे बेस्ट वे होता था फूड तलाश करने का हलाल, कि मैं ना मस्जिद ढूंढता था रशिया में, जिस भी सिटी में होता था तो मैं गूगल पे सर्च कर लेता था मॉस्क, और जो मॉस्क मिलती थी उसके पास 3-4 हलाल फूड के रेस्टोरेंट्स होते थे, तो वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ी, और वहाँ के लोग इतने अच्छे मज़े के, और वो लोग आपको खुद ही होस्ट भी करते हैं, अपने घर भी इनवाइट करते हैं, आपको खाना भी खिलाते हैं और इतनी खिदमत करते हैं, और फिर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अदरवाइज़ रेस्टोरेंट्स आपको ढूंढना पड़ता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी उसमें आती है। तो वहाँ पे सबसे बड़ा मेन चैलेंज जो था वो लैंग्वेज बैरियर था, सेकंड नंबर पे फूड का था। तो इस तरह से एक्सपीरियंसेस ले लेके आपको फिर सीखना पड़ता है, और आप हिच हाइकिंग करें आप जब भी ऐसे कंट्री जाएं हाँ। तो मेरा ख्याल है कि आपको मस्जिद से कनेक्ट होना है। मस्जिद से कनेक्ट होना पड़ता है। और दूसरा ये कि फिर मतलब मैंने वो हिच हाइकिंग एक्सपीरियंस उसमें 70% लिया। मैं रशिया में व्लादिवोस्टोक से लेके मॉस्को तक ट्रांस साइबेरियन ट्रेन, जो दुनिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन है, वो एक्सपीरियंस लिया। 9 दिन उस ट्रेन पे मैंने ट्रैवल किया, और उस ट्रैवल के दौरान मतलब जो एक्सपीरियंसेस थे, हर 24 आवर्स के बाद मैं एक ब्रेक लेता था और उस सिटी को एक्सप्लोर करता था। मैं चिलियाबिंस्क गया, उफ़ा गया, फिर काज़ान जो कि ततारिस्तान का एक रीजन है
वो मुस्लिम रीजन है रशिया का, वहाँ पे मैंने 2-3 दिन गुजारे। तो इस तरह करके वो जर्नी कंप्लीट की। फिर चेचनिया गया, ग्रोजनी, दागिस्तान, जहाँ पे मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी रशिया की रहती है। वहाँ पे फिर एक माउंटेन है जो कि यूरोप और रशिया की हाईएस्ट है, माउंट एल्ब्रस। तो मेरा वहाँ जाके प्लान बना कि मैं इसको भी क्लाइम कर सकता हूँ। वो माउंटेनियरिंग का तो शौक था ही मुझे तो वो वहाँ पे जाके मैंने अपना गियर लेके गए थे? हाँ नहीं, मैं गियर नहीं लेके गया था, बट मैंने वहाँ जाके रिसर्च की तो मुझे पता चला वहाँ पे शॉप्स है जहाँ से आपको रेंटल मिल सकता है। तो मैंने टोटल 15,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में वो रेंटल पे मैंने माउंटेन गियर लिया, जिसमें के शूज़ से, क्रैम्पोन्स से, स्टिक थी, सब चीज़ें मिल गई। तो वो वहाँ से मैंने फिर कहा किसी ग्रुप के साथ नहीं जाना, मेरा इतना बजट नहीं है तो वो फिर मैंने 1,42,000 में पूरा ट्रिप प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट किया। अच्छा एक मिनट, ये 1,42,000 में ये 4 जो 5 कंट्रीज आपने बताया, बिल्कुल। ये सारा इंक्लूडेड है या बिल्कुल। सिर्फ एक दो जगह जो आप बता रहे हैं? नहीं नहीं, इसमें सब कुछ शामिल है। इसमें रशिया का जो फ्लाइट मैच टिकट देखा, उसकी टिकट की प्राइस, ईरान के वीज़ा, अज़रबैजान का वीज़ा, और फिर एक फ्लाइट टिकट जो मैंने इधर से मॉस्को की ली थी वो भी इसमें शामिल, इवन ट्रेन का टिकट और फूड, ये सब चीज़ें, वापसी का भी सफ़र इसमें शामिल था। तो ये इसलिए मेरे लिए इकोनॉमिकल हो गया कि मैं काउच सर्फिंग करता था। काउच सर्फिंग इज़ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स कम्युनिटी, जिसके थ्रू आप लोकल होस्ट जो है ना, लोगों के घरों में होस्ट कर सकते हैं, आप उधर स्टे कर सकते हैं। जी मैं आपसे जरा एक क्लासेस लेंगे इसके ऊपर, मैं अगला प्लान करने बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। एक्सप्लोर करते हैं। तो इसमें लर्निंग भी होती है और आप सीखते हैं और साथ साथ आप ट्रैवल करते हैं। मुश्किल कुछ लगी आपको भाई? मुश्किल ये थी कि लैंग्वेज और फूड के अलावा? लैंग्वेज और फूड के अलावा मतलब एक दो दफ़ा चैलेंज हुआ ईरान में, मुझे एक दफ़ा पुलिस स्टेशन में एक रात गुजारनी पड़ी। अरे वाह। तो वो एक एक्सपीरियंस था, वो भी मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। सर्टिफिकेट मिला? सर्टिफिकेट तो नहीं मिला, वो समझे थे कि मैं कोई इलीगली ईरान आया हुआ। मैंने उनको बड़ा समझाने की कोशिश की, ये मेरा पासपोर्ट और ये मेरा वीज़ा है। तो वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। उनको एक तो ज़बान समझ नहीं आ रही थी, तो वो पर्शियन बोल रहे थे। हाँ उन्होंने लगा के दिया, लेकिन वो पुलिस वाले नहीं समझ रहे थे। मैं ईरान के अंदर ही था, एक शहर के अंदर एक्सप्लोर कर रहा था। तो वहाँ से वो मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। फिर उनका सीनियर ऑफिसर कोई 3-4 आया, पहले 2 घंटे बिठाया रखा। फिर कोई सीनियर आया, उससे मैंने इंग्लिश में बात की। मैंने कहा क्या मसला है, क्यों मुझे बुलाया हुआ है? तो फाइनली फिर उनको जब समझ आया, मैंने कहा ये मेरा वीज़ा है, ये मेरा पासपोर्ट है और मैं इतने दिन के लिए तो ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं बैग पैकिंग कर रहा हूँ। तो फिर जाके उन्होंने मुझे एक दिन पूरा उधर गुजार के फिर मुझे छोड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, हमने वेरीफाई करना था। नींद तो बस नहीं आ रही थी, मैं परेशान था कि कोई रास्ता निकले, किसी को घर कॉल करके बताऊं या किसी को ढूंढूं, कोई एम्बेसी में पाकिस्तान के कोई बंदा मिले जो मुझे हेल्प आउट करे। लेकिन इस तरह के चैलेंजेस तो आते हैं। तो ये ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल। आप इसका भी बता सकते हैं कि कैसे आपने रात गुजारी? इसके अलावा मेरे साथ एक दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ था। मैं रशिया से सेंट्रल एशिया ट्रैवल कर रहा था, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। तो जब मैंने किर्गिस्तान से ताजिकिस्तान बाय लैंड क्रॉस करना था, तो वहाँ पे मैंने किर्गिस्तान से चेकआउट कर लिया, मतलब लैंड इमिग्रेशन क्रॉस कर ली। तो वो आपके एग्जिट स्टैंप लग जाती है। अब मैं वापस नहीं जा सकता था और मैंने नेक्स्ट कंट्री एंटर होना था, वो एंटर नहीं होने दे रहे थे। कोविड का टाइम था, वो कह रहे थे आप बाय एयर आ सकते हैं, बाय लैंड नहीं जा सकते। ये उन्होंने पहले वो कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि जाने दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने पहले बॉर्डर से पूछ लिया था, इन्फॉर्मेशन ली थी। तो जब ये पता चला, मैंने कहा ये तो अब मैं फंस गया हूँ। मतलब मैं नो मैन लैंड जिसको कहते हैं, जिस एरिया में ना आप इस कंट्री में पार्ट है ना इस कंट्री के, तो उधर फंस गया। इंटरनेशनल सिटीजन है। तो फिर मैंने ना 22 घंटे उस एरिया में गुजारे। मेरे पास अपना बैकपैक था, उसके अंदर टेंट था और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान था। मैंने अपना वहाँ टेंट लगाया, 22 घंटे मैंने टेंट के अंदर गुजारे। और मैंने देखा रशियंस आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक रहा। किर्गिस्तान के लोगों को कोई नहीं रोक रहा, ताजिकिस्तान को नहीं रोक रहा, सिर्फ वो इंटरनेशनल बाकी कंट्रीज के फॉर्मर्स को रोक लेते और रिश्वत ले ऐसे ही हो रहा था कि भाई वो सारे फिर कैंप लगा रहे थे। नहीं, वो लोग तो जा रहे थे, लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग कुछ लोग अंदर खाते पैसे दे रहे थे $100 और उनको जाना। ये चलती है, ये सेंट्रल एशिया इज सेम लाइक पाकिस्तान। आपको उधर जाके एक्सपीरियंस होता है कि आप पाकिस्तान में ही है जो उधर की एक्सपीरियंसेस है। तो खैर फिर मैंने कोई एक दिन इंतजार किया। मैंने कहा चलो कल सुबह तक शायद कुछ रास्ता निकला, कोई रास्ता, कोई उन्होंने बिल्कुल इजाजत नहीं दी। फिर मैंने वापस, मेरे पास शुक्र है डबल एंट्री वीज़ा था उसका, तो मैं वापस गया हूँ और वहाँ से बाय लैंड फिर मैंने किर्गिस्तान से उज़्बेकिस्तान गया, उज़्बेकिस्तान से फिर ताजिकिस्तान की फ़्लाइट लेके फिर इस तरह से मैंने वो ट्रैवल जर्नी कंप्लीट की थी। तो लाइफ में इस तरह की ट्रैवलिंग में आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। ट्रैवल शूटिंग है जो आपको ट्रैवल में करने पड़ेंगे। बिल्कुल यू हैव टू फाइंड योर वे आउट। बिल्कुल इसी तरह से बड़ी अच्छी जर्नी है, बहुत एक्साइटिंग है। इस तरह हम बातें करते रहे ना, तो वही मैंने शुरू में कहा था कि हम तो खत्म नहीं तो इसी तरह का ना हम लाइक ट्रूली पाकिस्तान भी एक हमारा
स्टार्टअप है जिसके ऊपर हम अब फोकस कर रहे हैं, उसी का पार्ट ये वंडर विजन पॉडकास्ट है। और हम उसके अंदर डिस्कवर अनकवर एंड रिकवर के फ्रेमवर्क के ऊपर काम करें, जिस के ज़रिए हम ये बताने की कोशिश करें कि जो ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हैं मुख्तलिफ लोगों के, जैसे आपके बहुत सारे और पाकिस्तानी, उनके एक्सपीरियंसेस से हम सीखें, समझें उनसे और उनको एक जगह पर लेकर आए। और हम आपको उसके ऊपर शोकेस करना चाहते हैं, आपके कंटेंट को शोकेस करना चाहते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस को शोकेस करना चाहते हैं। सो दिस जर्नी डज नॉट एंड हियर इन दिस पॉडकास्ट, ये यहाँ से शुरू हुई है। एंड वील बी कोलैबोरेटिंग विद यू ओवर योर कंटेंट, ओवर योर एक्सपीरियंसेस, एंड वील बी राइटिंग मोर ऑन दैट लेटर ऑन इंशाल्लाह। तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, ज़बरदस्त फीलिंग हो रही है। और मुझे वो जो ट्रैवलर वाला इंस्टिंक्ट है ना, वो जो माचिस को एक और माचिस दिखाए ना तो आग बड़ा कुछ, तो ये अभी वही फीलिंग मेरी हुई हुई है कि आई जस्ट वांट गो समवेयर। तो अभी मैं भी अभी अगला वीकेंड है, तो मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। तो इस बारे में अब प्लान करते हैं, आपसे ही पूछते हैं कि कहाँ जाना चाहिए 2 दिन के अंदर अंदर, कहाँ से जाएँ, कहाँ से वापस आएँ। जैसे आपने मुझे की बात बताई कि आपने अगर 48 किलोमीटर्स का मरीना भी जाना है तो आप किस तरह जा सकते हैं। बिल्कुल कैंपिंग साइट्स हैं वहाँ पे, बहुत सारी अनडिस्कवर्ड एरियाज हैं या पगडंडियाँ बनी हुई हैं, या किस तरह? बिल्कुल, इसमें प्रॉपर एक ट्रैक बना हुआ है जो कि इधर से ट्रेल 7 से स्टार्ट होता है और बिल्कुल मार्गला रिज पे आप ऊपर टॉप पे चल रहे होते हैं और वहाँ से एग्जिट पॉइंट्स आते हैं, ट्रेल 5, ट्रेल 6, ट्रेल 4, कहीं से भी एग्जिट करके आप नीचे आ सकते हैं इस्लामाबाद। और अगर आप उसी को कंटिन्यू करते रहें सीधा आप मुनाल, और मुनाल से आगे मरी पहुँच सकते हैं। इसके मैप्स अवेलेबल हैं? इसके मैप्स अवेलेबल हैं CTA की वेबसाइट पे, और वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। हाँ, पूरा एक हाइकिंग ट्रेल, और इसको लास्ट ईयर इन्होंने ओपन किया था। अच्छा, इससे पहले तो लोग जाते रहते थे, लेकिन इसको प्रॉपर्ली अब इन्होंने मार्क कर दिया मैप्स के अंदर। मुझे लगता है कि हमें इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बिल्कुल, इस तरह के बहुत सारे हाइकिंग ट्रेल्स हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप बल्कि ट्रेल 7 वाला बहुत नया ट्रैक बना है, पिछले साल ओपन हुआ है, आप उसको एक्सप्लोर करें। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर इतनी खूबसूरती है, इतनी बड़ी माउंटेन्स और लेक्स और इतना कुछ है कि मैं कहता हूँ कि अभी मेरी जो 10-12 साल की जर्नी है, मैं उसमें 50% भी नहीं देख सका नॉर्थ का। तो मैं एक बुक फॉलो करता हूँ जो कि ट्रैकिंग के लिए, इजोबेल एंड बेनशॉ की है, ट्रैकिंग गाइड टू कराकोरम, हिंदू कुश हिमालय। उसके अंदर प्रॉपर मैप्स हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, और उसके अंदर उन्होंने 20 साल में जितने ट्रैक्स नॉर्थ में किए हैं वो सारे कवर किए हैं। और अभी तक वैलिड हैं वो? अभी तक वैलिड है, और उसमें प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ है। तो मतलब बहुत ज़बरदस्त है। अगर कोई बंदा ट्रैकिंग फील्ड में आना चाहता है, माउंटेनियरिंग में आना चाहता है, तो उस बुक को फॉलो करें, आप इजीली कोई भी ट्रैक पे जा सकते हैं। ऑसम जी, ये तो एक ख़त्म ना होने वाली एक बातें हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इनवाइट किया, और बड़ा मज़ा आया आपके साथ इस पॉडकास्ट में। इतनी मज़े की बातें हुई और स्टोरीज हुई, तो आई थिंक इतनी चीज़ें हम कवर नहीं कर सके इतने शॉर्ट टाइम में, बट नेक्स्ट टाइम अगर आप दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो चीज़ें रह गई हैं नई स्टोरीज के साथ आएंगे। हाजिर होंगे। तो ज़बरदस्त जी, ताहिर साहब, हम आपके साथ आगे भी इंशाल्लाह काम करना चाहते हैं। जो आपकी ड्राइव्स हैं उनके अंदर हिस्सा बनना चाहते हैं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह लेट्स सी कि हम क्या क्या चीज़ें बिल्कुल मिल के कर सकते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आपसे बात करते हैं। हमारा वंडर विजन का पॉडकास्ट है, हमें सपोर्ट करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट्स भी करें। और आप अगर कोई चीज़ सुनना चाहते हैं ट्रैवल के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से, किसी को देखना चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर लिखें और हम कोशिश करेंगे कि उनको अपने अगले पॉडकास्ट में बुलाएं और उनसे बात करें। थैंक यू वेरी मच।